डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू यू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल की संरचना। देखिए, वायुमंडल की संरचना में हम वायुमंडल के घटक या संगठन, वायुमंडल के घटक या वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की परतें का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले वायुमंडल के घटक या संगठन के बारे में देखिए। वायुमंडल के संगठन है, एक तो होता है धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स। ये देखिए, वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं वो इस तरीके से फैले हुए इस तरीके से होते हैं, और नीचे ये जल है, समुद्री जल मान लो, समुद्र है और इसमें जल भरा हुआ है। ये जल बाष्प बन करके यूं उड़ता है ऊपर, बाष्प बन करके, और ये बाष्पित जल ऊपर, और ये जो धूल के कण हैं इनमें ये यहाँ चिपक जाती है, ये बाष्प ये चिपक जाती है और बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण होता है। तो ये जो धूल के कण हैं, एक तो ये वायुमंडल में व्याप्त ये धूल के जो कण हैं, ये बादलों के निर्माण में आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं, या आर्द्रता ग्राही नाभिक होते हैं। आर्द्रता ग्राही नाभिक। आपसे पूछा जाए कि बादलों के निर्माण के लिए आर्द्रता ग्राही नाभिक है धूल के कण, एक ऑप्शन आया धूल के कण, दूसरा ऑप्शन अन्य है, आपको धूल के कण करना है। यानी कि बादलों के निर्माण के लिए आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य कौन करते हैं? धूल के कण। एक कार्य तो ये हो गया इसका। दूसरा कार्य ये है कि यहां सूर्य, और ये सूर्य का प्रकाश जैसे यहां आता है पृथ्वी पर, तो ये धूल के कण इस सूर्य की जो प्रकाश है, जो सूर्य की किरणें हैं, इनको प्रकीर्णित कर देते हैं। प्रकीर्णित यानी बिखेर देते हैं। सूर्य की जो किरणें आती है, सूर्य का किरणों का जो प्रकाश आता है, उसको ये धूल के कण प्रकीर्णित कर देते हैं, यानी बिखेर देते हैं। तो वो फैल के आता है फिर धरती पर। सूर्य का जो प्रकाश है, किरणें फैल करके आती है। अब आप कहेंगे कि धूल के कण भी होते हैं कि हमको तो दिखते ही नहीं है। आप एक प्रयोग करना, बंद कमरे में जिसमें से कोई खिड़की या कोई रोशनदान से सूर्य का प्रकाश आ सके, उसको खोलना और फिर देखना, उसमें जो सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य की किरण आएगी, उसमें देखना छोटे छोटे जो कण से दिखाई देंगे, वो धूल के कण होते हैं। जो सूर्य पूरे वायुमंडल में फैले हुए हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, बाकी होते हैं वो। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका कार्य क्या है? एक तो बादलों के निर्माण के लिए आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं, दूसरा ये प्रकीर्णन का कार्य करते हैं, सूर्य के प्रकाश को फैला देते हैं। देखो शब्दावली प्रकीर्णन का मतलब होता है किरणों को बिखेर देना, फैला देना, प्रकीर्णन कहलाता है। दूसरा होता है परावर्तन, यानी कि कोई किरणें आई और किसी से टकरा करके और वो वापस लौट गई, यानी सूर्य से जो किरणें आती है वो वापस लौटती है पृथ्वी से टकरा करके वापस यूं। तो जो आई है
सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वो तो होगा किरण, और परावर्तित होकर के यानी वापस लौटता है उनको विकिरण कहते हैं। विकिरण आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस तरीके का कोई बोर्ड है, सफेद या कोई दीवार है जो सरफेस एकदम साफ, उस पर आप किरण डालिए, प्रकाश अपने टॉर्च का को भी टॉर्च का फोकस भी दे सकते हैं, तो उसकी किरणें उस सरफेस से वापस टकरा करके वापस आती है, और वो वापस आना परावर्तन कहलाता है। तीसरा होता है अवशोषण। अवशोषण क्या होता है, जैसे एकदम सरफेस है, एकदम साफ जगह है, चिकनी जगह है, तो उससे तो परावर्तित हो जाती है किरण, और कुछ जगह जैसे प्लास्टर नहीं है दीवार पर और उस पर टॉर्च का फोकस डालिए आप, तो या फिर बल्ब है उसको जो ऑन करिए, तो प्रकाश है जो उस दीवारों के छिद्रों में के अंदर चला जाता है, अवशोषित हो जाता है। तो खुरदरी जगह प्रकाश को अवशोषित करती है, और ये क्या नाम से जो खुरदरी नहीं है वो परावर्तित करती है। तो ये तीन शब्दावली, प्रकीर्णन, परावर्तन और अवशोषण। देखिए ये जो किरणों को फैलाती है इस तरीके से, ये जो धूल के कण हैं जो प्रकीर्णित करते हैं सूर्य के प्रकाश को, इससे ही आकाश का रंग है जो नीला, आसमानी, बैंगनी, और इसके अलावा और प्रकाश के भी अन्य कलर जैसे लाल, पीला, गुलाबी, नारंगी, इस तरीके के अलग अलग इंद्रधनुष, इस तरीके के कलर जो उत्पन्न होते हैं या हमें दिखाई देते हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सूर्य की जो सुबह और शाम को ऊर्जा कम होती है या ऊर्जा कम दिखाई देती है, हमें पृथ्वी पर कम आती है इसकी ऊर्जा, तो सुबह का जो सूर्य का कलर है वो लाल लाल दिखाई देता है हमको सुबह शाम का। लास्ट में जब ये बिल्कुल अस्त होता है या उदित होता है उस टाइम लाल दिखाई देता है, और उसके बाद में दोपहर का कलर देखिए आपको बैंगनी दिखाई देगा। यानी ऊर्जा जब तेज होती है तो बैंगनी, नीला, आसमानी इस तरीके का कलर दिखाई देता है, और ऊर्जा कम होती है तो लाल, पीला, नारंगी इस तरीके का दिखाई देता है। आप अपने स्टोव या अपने गैस चूल्हे पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब ऊर्जा कम होती है तो लाल लाल कलर होता है, और जब ऊर्जा ज्यादा होती है तो उसका जो कलर है जो बैंगनी टाइप, नीला टाइप, उसका कलर जो दिखाई में देता है। तो इस तरीके से धूल के कण हैं जो ये वायुमंडल के घटक या संगठन में सम्मिलित है। दूसरा है जल वाष्प। जल वाष्प, देखिए वायुमंडल के अंदर जल वाष्प की अधिकतम जो मात्रा है वो 4% हो सकती है। 4%। कार्य क्या है, ये जल वाष्प है जो जलवायु को सम बनाता है, जलवायु को सम बनाता है, यानी जल वाष्प जलवायु को सम बनाती है। देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ये हिंद महासागर, यहाँ मुंबई, यहाँ कलकत्ता और यहाँ चेन्नई। और आपको पता है जब समुद्र है तो जलवाष्प भी ज्यादा बनेगी, यानी आर्द्रता ज्यादा होगी इस क्षेत्र में। जो तटीय भाग है यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, और वायुमंडल में आर्द्रता, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है तो आर्द्रता भी ज्यादा होगी। जब आर्द्रता ज्यादा है तो जलवायु कैसी होगी, सम। जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है तो जलवायु सम होगी। इसका अनुमान हम यहाँ से लगा सकते हैं कि मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई शहरों में जलवायु सम होती है, यानी कि तापांतर होता है जो कम होता है। सर्दियों में तापमान ज्यादा कम नहीं होता, और गर्मियों में जो तापमान बहुत ज्यादा
नहीं होता। इसके अलावा हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें हम यहाँ, तो पश्चिमी राजस्थान में आप देखिए तापांतर बहुत ज्यादा होता है, गर्मियों का तापमान बहुत ज्यादा होता है, 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, और सर्दियों की देखें तो माइनस यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो जाता है, -2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। तो जो तटीय भाग है जहां पर आर्द्रता ज्यादा है वहां पर तापांतर कम होता है, और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां तापांतर ज्यादा होता है। तो जल वाष्प क्या करती है, जलवायु को सम बनाने का कार्य करती है। तीसरा संगठन है वायुमंडल का, वो है गैसें। और 5 स्थायी गैस है वायुमंडल में जिनकी हम चर्चा करते हैं। पहली देखें तो नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन गैस की बात करें तो देखिए नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ये 78.03% वायुमंडल में पाया जाता है, और ये पेड़ पौधों के विकास के लिए सहायक है या उपयोगी तत्व है। पेड़ पौधों के विकास के लिए उपयोगी तत्व। ये जो नाइट्रोजन है, जो फलीदार पौधे हैं, ल्यूमिनियस कुल, ल्यूमिनस कुल के जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ों में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। किसान क्या करता है, अपनी जो कम उपजाऊ भूमि है उसमें वो फलीदार पौधे जैसे उड़द, गंवार इनको उगाता है। इससे क्या है कि वो भूमि उपजाऊ हो जाती है। तो ये नाइट्रोजन गैस है, सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। और इसके अलावा हम दूसरे नंबर पर जो है ऑक्सीजन, और इसकी मात्रा वायुमंडल में 20.98%, यानी दूसरे नंबर पर वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। और सरफेस की बात करें, धरती पर जो धरातल पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। और ऑल ओवर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन। और ऑल ओवर जो वायुमंडल है उसमें दूसरे नंबर पर पाई जाती है ऑक्सीजन। और इसका आपको पता है प्राणवायु है, और आग जलाने में सहायक है, या आग जलाने वाली गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये इसमें यानी कि पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, सभी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें CO2 का उपभोग करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए पेड़ पौधे जहां ज्यादा है वहां ऑक्सीजन का उत्पादन भी ज्यादा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में यानी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ये गलत है। श्वसन में तो ऑक्सीजन ही लेंगे, ये ध्यान रखना है। ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करता है, उपभोग करता है। तो वहां तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंट्रोल कर लेता है और इसका ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो जाता है। इसलिए पेड़ पौधे हैं तो जीवन है। तीसरी बात करें हम तो ऑर्गन जो गैस है वो तीसरे नंबर पर पाई जाती है वायुमंडल में, और 93%।
ये पाई जाती है। ये देखिए ये गैस स्थायी तो है लेकिन निष्क्रिय है, ये ध्यान रखना है। ये स्थायी गैस है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन, उनमें से ये ऑर्गन एक ऐसी गैस है जो स्थायी तो है लेकिन कैसी है, निष्क्रिय है। बाकी सब गैसें सक्रिय और स्थायी गैस है। जो ये 5 मैंने बताई आपको, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन और ऑर्गन, ये 5 स्थायी है। और बाकी जो इनके अलावा 5 के अलावा जो गैसें हैं वो वायुमंडल में घटती बढ़ती रहती है, वो स्थायी नहीं है। तो देखिए ये निष्क्रिय कैसे और सक्रिय कैसे। देखिए ये O है ऑक्सीजन, ये H है हाइड्रोजन, और ये बन गया H2O यानी जल बन गया। क्रिया हो गई, O प्लस H, H2O जल बन गया। ये N है। ऑक्सीजन की N से नाइट्रोजन से क्रिया होती है, NO बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की C से क्रिया होती है, कार्बन से क्रिया होती है, तो देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई सक्रिय, यानी किसी दूसरे गैस के साथ मिलकर के और क्रिया कर रही है। तो इसके अलावा CO2 0.034% कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वायुमंडल में होती है। और ये गैस है, ये आग बुझाने वाली गैस के नाम से जानी जाती है, आग बुझाने वाली गैस। ये गैस है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधों को अपने भोजन बनाने में ये उपयोगी गैस है, पौधों के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक गैस कौन सी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पेड़ पौधे जीव जंतु प्राण वायु के रूप में ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और CO2 गैस को छोड़ते हैं, जबकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाने में CO2 का उपभोग करते हैं और O2 यानी ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यानी कि सूर्य के प्रकाश में ऐसा होता है, रात को नहीं। तो इसका उपभोग कब कर रहे हैं, ये दिन के समय, रात के समय नहीं। इसके अलावा हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और जल के निर्माण में ये हाइड्रोजन सहायक है। इसके अलावा वायुयान के जो टायर है उसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कम वजन होता है इस गैस में, ताकि वायुयान के टायरों में कम वजन हो, इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये जो 5 गैस है ये स्थायी है और ऑर्गन को छोड़कर ये अन्य 4 गैसें हैं वो सक्रिय है। इसके अलावा वायुमंडल में क्रिप्टॉन है, नियोन है, जिनोन है, हीलियम है, रेडॉन है आदि गैस ये हैं जो जिनकी वायुमंडल में मात्रा घटती बढ़ती रहती है, यानी अस्थायी है, निष्क्रिय है। तो ये हमने चर्चा की वायुमंडल के घटक या संगठन के बारे में। जो वायुमंडल के घटक हैं जो
तीन हैं, एक तो धूल के कण, जस्ट पार्टिकल्स, जलवाष्प और गैसें। अब हम चर्चा करते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें। अब देखिए वायुमंडल की परतों को ध्यान से देखिए आप। ये जो पृथ्वी है और पृथ्वी से 1000 किलोमीटर तक जो वायु का जो आवरण है उसको वायुमंडल कहते हैं। और इसमें कई मंडल होते हैं। तो एक तो पृथ्वी पर सरफेस पर जो वायुदाब होता है, जिसके हम जो वैश्विक पवनें हैं उसमें भी चर्चा कर चुके। 1025.13 मिलीबार एमबी जो वायुदाब होता है सरफेस पर, और प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार जो वायुदाब घट जाता है। यानी जैसे जैसे हम वायुमंडल के ऊपर बढ़ेंगे तो वायुदाब घटता जाएगा। और समान वायुदाब वाले स्थान हैं पृथ्वी पर, जैसे एक स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, तीसरा स्थान ये है, चौथा स्थान ये है, पांचवा स्थान ये है। तो ये समान वायुदाब वाले स्थान हैं। इनको जो मिलाने वाली रेखा है उनको आइसोबार लाइंस यानी कि समदाब रेखाएं कहते हैं। समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं कहते हैं। आइसोबार लाइंस कहते हैं समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को। और तापमान के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर से देखिए। यानी कि 165 मीटर की जो ऊंचाई है उस पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यानी कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाएगा। 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान प्लस हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ेंगे पृथ्वी से तो तापमान भी घटेगा और वायुदाब भी घटेगा। जो ये तापमान घटता है जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो इसको सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। और ये सामान्य ताप ह्रास दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है तापमान। इतनी तापमान ह्रास दर होती है 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर। तो एक सामान्य सी जानकारी। और इसके अलावा अब ये पृथ्वी है, इस पे जैसा कि मैंने बताया लास्ट 1000 किलोमीटर तक ये वायुमंडल है। इसके बाद यो तो 10,000 किलोमीटर तक होता है वायुमंडल, लेकिन इसके बाद बिल्कुल विरल हो जाता है। सघन का मतलब ज्यादा, वायुदाब ज्यादा, और विरल का मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है एकदम। 10,000 किलोमीटर तक चलता है, लेकिन इसको वायुमंडल को हम 1000 किलोमीटर तक ही मानते हैं इस आर्टिकल अकॉर्डिंग। और जैसे ये पृथ्वी है,
और पृथ्वी के चारों ओर 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर तक पृथ्वी की क्या होती है, गुरुत्वीय शक्ति होती है, गुरुत्वीय शक्ति, यानी 36,000 किलोमीटर तक की इसका गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब अपनी ओर खींचती है किसी वस्तु को, ये जो पृथ्वी है जो अपनी ओर खींचती है, क्योंकि अपनी धुरी पर ये इस तरीके से चक्कर लगाती है और तेज गति से घूमती है, तो इससे क्या ये बल उत्पन्न होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जिसको बोलते हैं, इसके अंदर गुरुत्वीय शक्ति है। और यहाँ ये गुरुत्वीय शक्ति है जो वो है 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की जो गुरुत्वीय शक्ति है 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो फिर यहां से कोई वस्तु है, उपग्रह वगैरह जो भी कुछ भी है, इसको इसकी जो गुरुत्वाकर्षण ये क्षेत्र है इसका, इससे बाहर निकालने के लिए पलायन वेग चाहिए, यानी कि इससे ज्यादा होना चाहिए तब जाकर के बाहर जाएगा, नहीं तो कैसे जा सकता है। तो वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से होना चाहिए, तब जाकर के वो इस घेरे को तोड़ पाएगी। तो ये सामान्य सी जानकारी। अब देखिए, हम वायुमंडल की परतों के बारे में चर्चा करें तो यहां पर 8 से 18 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, और क्षोभ मंडल को संवहनीय मंडल भी कहते हैं, और क्षोभ मंडल को ही परिवर्तनकारी मंडल कहते हैं। इस क्षोभ मंडल में सजीव रहते हैं। मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं, आंधी, तूफान, बरसात, जो सारी घटनाएं इसके अंदर होती है, क्षोभ मंडल के अंदर। इसकी जो ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर, यानी कि ध्रुवों पर तो 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। अब आपको किताबों में 8 भी मिल जाएगा, 18 भी मिल जाएगा और 13 भी मिल जाएगा। 13 क्यों मिलेगा? क्योंकि इसकी एवरेज जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। 8 से 18 तो आप तीनों ही ध्यान रखें, एवरेज ऊंचाई 13 किलोमीटर, एनसीईआरटी में भी 13 किलोमीटर है। 8 18 26, 8 + 18 26 और इसका एवरेज 13 किलोमीटर। तो ये 13 किलोमीटर ऐसी ऊंचाई है। यहां पर 1.5 से 2 किलोमीटर तक का ये संक्रमण क्षेत्र है। 1.5 से 2.5 किलोमीटर, 1.5 से 2.5 किलोमीटर तक का जो ये क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र, इसको क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा, ट्रोपोपोज, क्षोभ सीमा। इस जो क्षोभ मंडल है, इसमें जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ेंगे तापमान वो घटता जाएगा और तापमान घट करके इसकी ऊपरी सीमा पर, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, ध्यान दें, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान घट करके -45 डिग्री से -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि ध्रुवों पर -45 डिग्री सेल्सियस और विषुवत रेखा पर -80 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है वहां पर, तो -80 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान रह जाता है घट करके। इससे ऊपर की बात करें हम तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल है।
स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। देखिए सबसे मेन बात यह है कि यहां पर मौसम संबंधी घटनाएं कम होती है या नहीं होती है, मौसम साफ रहता है, इसलिए वायुयान उड़ानों के लिए सबसे उपयुक्त मंडल है वो समताप मंडल है। मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, आंधी तूफान वगैरह, मौसम सम रहता है, इसलिए इसमें वायुयान उड़ानों के लिए सबसे उपयुक्त जो मंडल है वायुयान उड़ानों के लिए उपयुक्त जो मंडल है वो है समताप मंडल। इसमें देखिए यहां 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 20 से 35 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, इसमें ओजोन गैस की मात्रा अधिक होती है। O3 ओजोन गैस, O3 गैस यानी ओजोन गैस की मात्रा यहां अधिक होती है, इसलिए इसको ओजोन परत भी कहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, देखो कई किताबों में ओजोन मंडल दे रखा है, ओजोन मंडल होता ही नहीं है। समताप मंडल में ओजोन गैस की जो परत है वो होती है, ओजोन मंडल नहीं होता, समताप मंडल में होता है। क्योंकि क्वेश्चन आ भी चुका और आएगा भी कि ओजोन परत है वो किस मंडल में होती है, तो आपको उत्तर देना है समताप मंडल में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। और जो ओजोन मंडल की वो ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो कहां से कहां तक है, या विस्तार उसका कहां से कहां तक है, तो 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में उसका विस्तार है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में देखें तो देखिए सूर्य से जो किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो यहां आती हैं और इनको तोड़ करके और यहां निकल जाती हैं। लेकिन इनको कब तोड़ेगी, ऐसे तो इनसे नहीं टूटता। यहां से हम या हमारे भाई लोग जो मानवीय सभ्यता है वो एसी और फ्रिज का अधिकतम उपयोग करने लगे हैं और इनसे CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो सीधा यहां जाता है ओजोन परत में, ओजोन परत में जाता है तो इनको बिखेर देता है, यानी इसमें छिद्र कर देता है। एक कॉमन भाषा में ओजोन परत में छिद्र के नाम से जाना जाता है। और जब यहां पर ये इस तरीके से यहां इसको फासला मिल जाता है तो ये सीधी ये किरणें यहां पर आती है, अर्थ पर आती है, पृथ्वी पर आती है और ये भारी तबाही मचाती है। नुकसान होता है जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सभी को नुकसान होता है। तो ये पर्यावरणीय समस्याएं जो एक टॉपिक है और वैश्विक रणनीति, उसमें इसको और डिटेल से पढ़ाएंगे। ओजोन परत में जो छिद्र है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उन सब के बारे में, एसिड रेन है, अम्लीय वर्षा है, इन सब के बारे में हम चर्चा डिटेल से करेंगे। अब आप इतना समझें कि ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट बेज या पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। और विलासितापूर्ण उपयोग के लिए एसी और फ्रिज है, उनसे निकलने वाले CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उनसे नुकसान हो रहा है। इससे नुकसान नहीं हो रहा, पराबैंगनी किरणें तो आएगी, नुकसान हो रहा है CFC से। हमने नुकसान किया ओजोन परत को, हम नुकसान कर रहे हैं तो ये फ्री हुई है यहाँ, और यहाँ पर ये इसको आने का मौका मिल गया यहाँ पर, इसलिए नुकसान हमारा नुकसान हम खुद कर रहे हैं। इसके ऊपर यह देखिए, हाँ ये समताप मंडल है, इसकी जो ऊपरी सीमा है यहां पर जो तापमान है वो घट करके 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहां पर तापमान घटता गया, लेकिन यहां 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर फिर तापमान बढ़ता है। यहां तो बिल्कुल मैंने बताया ना, यहां -45 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस हो गया।
लेकिन माइनस से घटता घटता ये जीरो पे, जीरो तो ज्यादा होता है -80 से, तो यहां से बढ़ गया, फिर यहां से बढ़ करके और यहां ऊपरी सीमा है, यहां पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर -45 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस, यानी ध्रुवों पर -45 डिग्री सेल्सियस और विषुवत रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास -80 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। यहां पर वही संक्रमण क्षेत्र, यानी कि 1.5 से 2.5 किलोमीटर की मोटाई, और इसको समताप सीमा कहते हैं। समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की जो सीमा है उसको समताप सीमा कहते हैं। और स्ट्रेटोकोज, स्ट्रेटोकोज या समताप सीमा, यहां से ये मध्य मंडल है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मध्य मंडल है। और यहां ये मध्य मंडल के ऊपर 1.5 से 2.5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वो मध्य सीमा। तो ये मध्य मंडल या मीजोस्फीयर, और ये आयन मंडल और मध्य मंडल के बीच का जो 1.5 से 2.5 किलोमीटर का जो ये क्षेत्र है, इसको मध्य सीमा कहते हैं। मध्य सीमा, मीजोस्फीयर और मीजोपोज। ये मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा है, यहां पर तापमान जो घट करके और -100 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वायुमंडल का में सबसे कम तापमान -100 डिग्री सेल्सियस है, जो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर होता है। ये सबसे कम तापमान है -100 डिग्री सेल्सियस। देखिए, सरफेस पर, धरती पर सबसे कम तापमान वाला स्थान वोस्टोक अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, और जो सबसे अधिक तापमान वाला जो स्थान है वो है अफ्रीका महाद्वीप में, लीबिया देश में, सहारा मरुस्थल में अल्जीजिया। तो अल्जीजिया वो सर्वाधिक तापमान वाला स्थान, और वोस्टोक है जो सबसे कम तापमान वाला स्थान। लेकिन पूरे वायुमंडल की बात करें तो सबसे कम तापमान वाला स्थान है जो -100 डिग्री सेल्सियस मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर बनता है। अब देखिए, तीनों क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इन तीनों को सम्मिलित रूप से सममंडल भी कहते हैं। सममंडल, और इसके ऊपर आयन मंडल और बहिर्मंडल, इनको सम्मिलित रूप से विषम मंडल कहते हैं। और चूंकि इसके बाद में तापमान बढ़ता जाता है, इसलिए यहां पर तो तापमान घटता गया, और यहां ये सीमा है, इसके बाद में तापमान बढ़ता जाता है, इसलिए इसको थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। किनको? आयन मंडल को और बहिर्मंडल को। ये देखिए, आयन मंडल 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल है, आयनोस्फीयर, ये आयन मंडल है, आयनोस्फीयर। और इसके ऊपर 1000 किलोमीटर या अधिक पर ये बहिर्मंडल है, बहिर्मंडल। एक्सोस्फीयर,
बहिर्मंडल। तो इन दोनों को बहिर्मंडल और आयन मंडल, इन दोनों को सम्मिलित रूप से विषम मंडल भी कहते हैं। और तापमंडल भी कहते हैं, क्योंकि तापमान इसमें बढ़ता है घटता नहीं है, इसलिए इन दोनों को तापमंडल भी कहते हैं। इन तीनों को मध्यमंडल, समतापमंडल और क्षोभमंडल को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से सममंडल कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि निम्न में से सममंडल है या सममंडल नहीं है? सममंडल ग्रुप में सम्मिलित नहीं है, तो ये तीन तो ये दे दिए, एक ऑप्शन इनमें से दे दिया, तो सही कौन सा होगा? ये होगा, इनमें से जो दिया है वो होगा। तो ध्यान रखें, सममंडल इनको कहते हैं। इसमें जो वायु है वो सम्मिलित रूप से मिलती है, जो गैसें हैं इनमें, और इनमें गुच्छों के रूप में मिलती है, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसलिए ये विषम मंडल हो गए और ये सममंडल हो गए। अब देखिए आयन मंडल में से क्वेश्चन कैसे बनता है। आयन मंडल में एक तो रेडियो एक्टिव किरणें हैं, रेडियो एक्टिव किरणें वो आयन मंडल में से परावर्तित होकर वापस धरती पर लौटती है। ये रेडियो एक्टिव किरणें या रेडियो किरणें, आपसे पूछा जाए कि रेडियो एक्टिव किरणें या रेडियो किरणें किस मंडल से परावर्तित होकर धरती पर वापस लौटती है, तो वो कौन सा हो गया? आयन मंडल हो गया। यहां पर गैसें आयनित रूप से इस तरीके से पाई जाती है, इसलिए इसको आयन कहते हैं। विद्युत आवेशित बल ज्यादा होता है यहां और यहां, दोनों ही जगह, दोनों ही मंडलों में। दूसरा, यहां पर जो आयन मंडल है इसमें ध्रुवीय ज्योतियां, ध्रुवीय एरोरा लाइट्स वो उत्पन्न होती है। आपसे पूछा जाए कि ध्रुवीय ज्योतियां कहां उत्पन्न होती है, तो कहां होती है? आयन मंडल में होती है। यहां पर ये तीन प्रकार की विकिरण होती है जो वापस लौटती है, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा। देखिए, एक तो लघु तरंगे होती है, दीर्घ से ले लो, दीर्घ तरंगे, मध्य तरंगे, और तीसरी होती है लघु तरंगे। लार्ज वेव्स, मिडिल वेव्स और शॉर्ट वेव्स, ये तीन प्रकार की तरंगें होती है। यहां पर भी यहां हम आयन मंडल की चर्चा कर रहे हैं। डी परत या लेयर एक ही बात है। डी परत, ई परत, एफ परत या लेयर, एफ लेयर, और जी परत या जी लेयर। तो इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो दीर्घ तरंगे हैं ये आयन मंडल की किसी परत से टकरा करके वापस आती है, तो डी परत से, ये ध्यान रखना है। यानी ये दीर्घ तरंगे हैं, ये डी परत से वापस लौटती है और परावर्तित होकर के, और जो ये मध्य तरंगे हैं ये ई परत से टकरा करके वापस लौटती है, और ये लघु तरंगे हैं ये एफ तरंगों से टकरा करके, वो एफ परत से टकरा करके वापस लौटती है, और ये तीनों प्रकार की जो तरंगे हैं वो जी परत से टकरा करके वापस लौटती है। ये दीर्घ तरंगे हैं, इनको निम्न आवर्ती
तरंग या निम्न आवर्ती तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। ये मध्य है, इसको मध्य आवर्ती तरंग भी कहते हैं। और ये लघु तरंगे हैं, इसको उच्च आवर्ती तरंग भी कहते हैं। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि लघु उच्च, लघु को हो सकता है दीर्घ में हो, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, लघु तरंगे उच्च आवर्ती होती है इसके अंदर, और दीर्घ तरंगों में निम्न आवर्ती होती है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आयन मंडल से रेडियो एक्टिव किरणें वापस लौटती है। रेडियो एक्टिव किरणों की दीर्घ तरंगे डी परत से वापस लौटती है टकरा करके, और मध्य तरंगे हैं वो ई परत से, लघु तरंगे हैं वो एफ परत से, और तीनों प्रकार की तरंगे जी परत से। वैसे इतना ही काफी है, ये तो मैंने वैसे बता दिया आपको, वैसे इनको आपको ध्यान रखना है। अब बात यह है कि दीर्घ तरंग में निम्न आवृत्ति कैसे होती है। मध्य का तो कोई कंफ्यूज नहीं है, इसका और इसका है। मध्य तरंग में तो मध्य आवृत्ति होगी। लघु तरंग में उच्च आवृत्ति कैसे होती है? तो देखिए, दीर्घ तरंग का मतलब इस तरीके से यों, ये तरंग इस तरीके से यों होती है। देखिए इसमें बल है जो बड़ा है। ये मध्य तरंग है, इसमें इससे कम होता है इस तरीके से बल। ये लघु तरंगे हैं, इसमें इस तरीके से और भी ज्यादा बल होता है। तो इसमें उच्च बल है, उच्च आवृत्तियां हैं। लघु तरंग में उच्च आवृत्ति है, इसलिए उच्च आवृत्ति किसमें होगी, और ये शक्तिशाली भी होती है। ये शक्तिशाली भी होती है, उससे कम ये होती है, ये कम होती है। देखिए जो सूर्याभिताप है, जिसमें लघु सूर्य की जो किरण है और पार्थिव जो विकिरण है, तो जो पार्थिव विकिरण है वो तो क्या है कि टकरा करके सूर्य से जो प्रकाश आता है, सूर्य से प्रकाश जो आएगा धरती पर, तो वो क्या है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। अब सूर्य से जो किरण आएगी वो थोड़ी तेज गति से आएगी यहाँ, और वो आएगी तो वो इस तरीके से कम आवृत्ति होगी उनकी, यानी लघु सूर्य के तरंगे होती है वो लघु सूर्य वेव्स। तो ये जो तरंगे हैं वो इस तरीके से छोटी आएगी, और जो यहां से जो पृथ्वी से जो वापस परावर्तित होकर के जो किरणें जाएगी वो इस तरीके से यूं जाएगी। तो ये क्या होती है, लार्ज अर्थ वेव्स, यानी कि दीर्घ पार्थिव विकिरण है वो इस तरीके से उसका वो होता है कि बल उसमें ज्यादा रहता है। आप एक रस्सी लेना और रस्सी को जोर से इस तरीके से यूं एक कहीं खूंटी के किसके बांध करके इसको जोर से ऐसे मारना उस पर, तो उसमें कंपन होगा, जो कंपन ज्यादा होगा, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें बल लगाया आपने, वो बल जैसे जैसे कम होता जाएगा तो वो इस तरीके से यूं झूलेगी, यूं झूलेगी। तो बाद में उसका बल कम हो गया। जब बल कम हो गया तो उसकी जो ये आवृत्तियां हैं वो बड़ी होने लग गई यूं यूं, और जैसे ही ज्यादा आपने एकदम ज्यादा जोर से बल लगाया तो उसमें यूं कंपन होगा, तो वो दीर्घ यानी कि वो लघु होगा, उसमें जो बल है लघु होगा, वो उच्चावृत्ति होगी। तो इसका मैंने आपको ये एग्जाम्पल समेत आपको बता दिया है। दीर्घ तरंगे, निम्नावर्ती तरंग दैर्ध्य, मध्य तरंगे मध्यावर्ती तरंग, और लघु तरंगे उच्चावर्ती तरंग। तो देखिए ये दीर्घ डी परत से, और ये मध्य ई से, और लघु एफ से, जी से, ये तीनों। अब देखिए बहिर्मंडल। अब बहिर्मंडल की बात करें हम, तो बहिर्मंडल में एक तो कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह, तो आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के कौन से मंडल में, वायुमंडल के कौन से मंडल में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो वो है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में प्रक्षेपित किए जाएंगे, एक पृथ्वी की कक्षा में और पृथ्वी की कक्षा से बाहर जो उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह कहां प्रक्षेपित किए जाते हैं, बहिर्मंडल में।
तो देखिए, वायुमंडल की संरचना में वायुमंडल के घटक और वायुमंडल की परतों के बारे में हमने चर्चा की है। तो ये आप सभी के लिए, चाहे वो अकादमिक एग्जाम देने वाला हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाला हो, सबके लिए ये लाभदायक होगा। और आप सभी को मेरी ओर से आपके मंगल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।